हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अरुण चित्रा और स्टडी ग्रुप पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर और लाउड आ रही है। एक्चुअली आज मैं आप लोगों को दिखूंगा नहीं। आज मैं पीसी पे ही क्लास ले रहा हूँ क्योंकि जो डिजिटल बोर्ड है उसकी जो वायर है उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया है। उसको थोड़ा ठीक करवाना पड़ेगा। फटाफट एक बार कंफर्म करिए एवरीथिंग इज फाइन। कंफर्म करिए एवरीथिंग इज फाइन। ऑल ओके। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों को शाम को 8 बजे क्यूज मिलता है। उसके अंदर आप लोग जो भी वोकैबलरी अभी सीख रहे हैं उन सब का ही एक रिवीजन होता है। 6 लेवल्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस यहाँ पे शाम को 8 बजे क्यूज के अंदर करवाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आपको पता है हम वोकैबलरी वाला सेशन करेंगे, तो वोकैबलरी से स्टार्ट करते हैं। ओवर रीच। देखिए ओवर रीच का मीनिंग अगर आप लोग को हमेशा याद रखना है तो आप सबको रीच का मीनिंग तो पता ही होगा। रीच का मीनिंग क्या होता है? रीच का मतलब होता है पहुंच। और ओवर रीच तो मतलब आप पहुंच गए लेकिन आप ज्यादा ही पहुंच गए, तो मतलब आपने किसी लिमिट को पार कर दिया। तो टू गो बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लिमिट्स और अथॉरिटी, तो मतलब किसी एक्सेप्टेबल लिमिट से, भाई जितनी लिमिट है उससे और परे जाना, या जो अथॉरिटी है उससे भी आगे जाना, उसको अपन ओवर रीच कहते हैं। क्या क्लियर है सभी को? एक बार मैं देख लूं यार, वॉइस सही सही आ रही है ना? Authority है उससे भी आगे जाना, उसको अपन ओवर रीच में देख लूं यार, वॉइस सही सही आ रही है ना? ठीक है, सही है, परफेक्ट। अब देखो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। द कोर्ट वोन द एग्जीक्यूटिव, जो कोर्ट था उसने वोन करा एग्जीक्यूटिव को अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ओवररीच है उसके परे जा रहा था, उसके खिलाफ जा रहा था, ठीक है। तो कोर्ट ने वोन करा एग्जीक्यूटिव को। वोन के साथ अगेंस्ट आता है, किसके वो किसके लिए आप वोन कर रहे हो तो अपन अगेंस्ट लगाते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर होगा ओवररीच। लेकिन ओवररीच से इंपॉर्टेंट इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। देखो कितने इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। पहले तो एक्सीड, एक्सीड आप लोग को पता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रांसग्रेस, अब देखो ट्रांसग्रेस का मतलब ही होता है बिना परमिशन के घुसपैठ करना, ट्रांसग्रेस करना। आप इसको याद ऐसे रख सकते हो। देखो जो बॉर्डर होते हैं, बॉर्डर जैसे बॉर्डर है, बॉर्डर के यहाँ पर देखो फेंस लगी होती है। अब फेंस के यहाँ पे जो भी घुसपैठी होते हैं, जो इंट्रूड करते हैं, है ना, वो लोग क्या करते हैं, ये नेट को काटते हैं और यहाँ से अंदर आ जाते हैं बॉर्डर के अंदर। तो जब वो बॉर्डर के अंदर आते हैं तो देखो जमीन से आते हैं, तो ट्रांसग्रेस कर रहे हैं वो। और ग्रास आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, ग्रास में से छुपके छुपके वो अंदर आ जाते हैं बॉर्डर के अंदर। तो ट्रांसग्रेस, ट्रांसग्रेस को ग्रास से, ग्रास मतलब घास, तो आप ऐसे याद रखोगे कि भाई कोई घास में से छुपके छुपके अंदर आ रहा है, इसका मतलब घुसपैठ कर रहा है, वहां पे उसको अलाउ नहीं है, वो फिर भी घुस रहा है। ओवर स्टेप, भाई जो एक होता है स्टेप आप ये ले सकते हो, उससे ज्यादा स्टेप ले लेना ओवर स्टेप हो गया। एनक्रोच कर देना, एनक्रोच का मतलब आप लोगों को पता ही है, जैसे अतिक्रमण करना, किसी के ऊपर किसी की प्रॉपर्टी सीज कर लेना है, उसमें बिना पूछे घुस जाना, उस तरीके से। और ट्रेस पास, तो जो ट्रेस ग्रेस का मतलब है, सॉरी जो ट्रांस ग्रेस का मतलब है वही ट्रेस पास का मतलब है, याद रहेगा। ट्रेस पास, ट्रांस ग्रेस एक ही मतलब है दोनों। एंटोनिम में अगर आप आएंगे तो देखो रेस्ट्रेन मतलब रोकना, कंप्लाई का मतलब पालन करना, फॉलो करना, कन्फर्म का मतलब भी फॉलो करना, ओबे करना, अबाइड का मतलब भी फॉलो करना, ओबे करना, ऑब्जर्व करना। तो ये सारे इसके एंटोनिम हो गए, जिसमें हम बात कर रहे हैं किसी रूल्स की, किसी लिमिट की, किसी लॉ का हम पालन कर रहे हैं, तो ये एंटोनिम हो गए, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। क्लियर? अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जाओगे तो आप सबको पता है ये क्या है, ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है। क्यों? क्योंकि ओवररीच आप एज अ लिमिट के, जैसे देखो यहाँ पे रहा कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्या था, एडजेक्टिव था, और ये यहाँ पे ओवररीच क्या है, ये यहाँ पे नाउन। आ रही है बात समझ में आप लोग को? तो ओवररीच आप वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो और आप नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो। आप आईएनजी फॉर्म लगा करके एडजेक्टिव भी बना सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं। कॉल आउट,
कॉल आउट एक फ्रेजल वर्ब है। कॉल आउट का मतलब होता है पब्लिकली किसी को क्रिटिसाइज करना या पॉइंट आउट करना, कोई रॉन्ग डूइंग एक्टिविटी हो रही हो तो। कोई रॉन्ग डूइंग एक्टिविटी हो रही है, उसको पॉइंट आउट कर दिया या पब्लिकली उसको क्रिटिसाइज कर दिया, तो उसको अपन कॉल आउट कहते हैं। ठीक है, अब एक बार इसका एग्जांपल देखते हैं। जर्नलिस्ट कॉल्ड आउट द इनकंसिस्टेंसी। तो जो जर्नलिस्ट था उसने आवाज उठाई, एक तरीके से आप ये कह सकते हो आवाज उठाना, इनकंसिस्टेंसी इन द ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर उसने क्या उठाई, आवाज उठाई, इनकंसिस्टेंसी जो चल रही थी। अब इसके सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक्सपोज आप लोगों को पता ही है, एक्सपोज करना, भाई किसी को एक्सपोज कर दिया तो उसके जो भी उसने नेगेटिव चीजें कर रखी है जो पब्लिक के सामने नहीं आई है, उसको पब्लिक के सामने ले आए। डिनाउंस करने का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना किसी को। रिब्यूक का मतलब होता है वही क्रिटिसाइज करना। अब यहाँ पर एक वोकैब है सेंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो ये वोकैब है सेंसर की, एक सेंसर की वोकैबलरी ये होती है जिसमें ओ आता है। तो ओ से मूवी होता है, ओ से अगर मूवी होता है, ठीक है, तो मूवी के अंदर जो भी सीन्स होते हैं जो ठीक नहीं होते हैं पब्लिक के लिए, उसको कट किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है। तो रिमूव करना, कट करना, उसको अपन ये वाला सेंसर कहते हैं, जिसके अंदर ये ओ लगा होता है क्योंकि ओ से मूवी होता है। अब ये वाला जो सेंसर है जिसमें ओ नहीं है, ये जो स्पेलिंग है सेंसर की, इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। फ्लैग मतलब कोई भाई सिग्नल देना, कुछ नेगेटिव है उसका सिग्नल देना। तो ये सब क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। कोल्ड आउट मतलब पब्लिकली हमने कोई चीज को बता दिया, क्रिटिसाइज कर दिया। एंटोनिम देखोगे तो देखो सपोर्ट करना, एंडोर्स का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना। इग्नोर कर देना, कंसील छुपा लेना, ओवरलुक इग्नोर कर देना, शील्ड प्रोटेक्ट करना, ये सब इसके एंटोनिम। ये फ्रेजल वर्ब है। दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मूव द निडल। मूव द निडल का मतलब ये है, मूव द निडल का मतलब मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ध्यान हो, अ, आपने एक मूवी देखी होगी, बहुत सारी मूवी में ऐसा होता है कि है ना, जो हीरो होता है वो बहुत जोर लगाता है, एक निडल होती है। अब वो निडल को है ना, इसको चलाना होता है, वो चलता नहीं, बहुत वो लोग बहुत लीवर लीवर खींचते हैं, बहुत जोर लगाते हैं। तो वो लोग बस यही देखते रहते हैं, बस निडल मूव करे। जैसे ही निडल मूव करती है तो इसका मतलब उनका काम हो गया। तो जैसे ही निडल मूव करेगी, इसका मतलब कोई चीज ऐसी हुई जो नोटिसेबल थी, कोई चीज ऐसी होना जो पॉजिटिव थी, या जो चीज नोटिसेबल थी, कुछ चेंजेस जो दिखा रही थी, जो सिग्नल दे रही थी कि कोई चेंजेस हुए हैं। तो टू कोज अ नोटिसेबल और मीनिंगफुल चेंज, तो आप कह सकते हो कारण, मतलब आपको ऐसा दिखना, ऐसा लगना कि कोई चीज हुई है, नोटिसेबल है, नोटिस में आ रही है, और वो मीनिंगफुल चेंज है। ठीक है, उसका कोई मीनिंग भी है वो जो चेंज हुआ है। तो आप लोग ट्रांसफॉर्म बोल सकते हो, शिफ्ट दी पैराडाइम बोल सकते हो, ऑल्टर मटेरियली। तो मटेरियल का मतलब क्या होता है, मटेरियल का मतलब होता है कोई चीज रियल में होना, और ऑल्टर मटेरियली का मतलब ये है कि कोई चीज को इस तरीके से ऑल्टर करा कि वो रियल में हुई है, दिख रही है। इन्फ्लुएंस होना, कैटलाइज्ड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम में देखोगे तो आप देखो स्टैग्नेट, कोई प्रोग्रेस नहीं है। मेंटेन स्टेटस क्यू, स्टेटस क्यू का भी मतलब जैसा था वैसा है। स्टॉल का मतलब कोई चीज रुकी हुई है, होल्ट है। और प्लेट्यू, प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, प्लेट्यू का मतलब होता है, हम्म, हाँ, प्लेट्यू के दो मतलब होते हैं। एक प्लेट्यू कोई एरिया को भी आप कह सकते हो, एरिया मतलब कोई पहाड़ के ऊपर कोई एरिया है बड़ा सा, उसको प्लेट्यू कहते हैं। प्लेट्यू का एक और मतलब होता है जो अपन इकोनॉमी में यूज करते हैं, मतलब कोई भी उसमें चेंजेस नहीं आ रहे, मतलब मेजर चेंजेस ना आना, वहीं चलते रहना, वहीं आसपास भटकते रहना, वहीं घूमते रहना, कोई चेंजेस ना आना, उसको अपन प्लेट्यू कहते हैं। रिमेन स्टैटिक, ये आप लोग को पता ही है, स्टैटिक मतलब एक ही जगह रुका हुआ। ये सब इसका एंटोनिम है। ये मूव द निडल, ये एक इडियम है, आप लोग को याद रखिए। माइनर रिफॉर्म्स, देखो क्या कहा जा रहा है, माइनर रिफॉर्म्स, माइनर मतलब जो छोटे मोटे रिफॉर्म्स हुए, फेल टू मूव द नीडल ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी थी, उसके लिए ये जो माइनर रिफॉर्म्स थे, ये फेल हो गए। ये कुछ भी नोटिसेबल इम्पैक्ट, कुछ भी नोटिसेबल या मीनिंगफुल चेंज नहीं लेकर के आ पाए। क्लियर, चलो।
नेक्स्ट है रेड्रेस। आप इसको रीड्रेस भी पढ़ सकते हैं, वैसे आप इसको रेड्रेस रीड्रेस जो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। मैं इसको रीड्रेस पढ़ता हूँ, क्यों? क्योंकि एक होता है ड्रेस, एक होता है रीड्रेस। तो जब हमने ड्रेस पहन ली तो मतलब हम रेडी हैं, तैयार हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ रीड्रेस, तो इसका मतलब वो ड्रेस में कुछ गड़बड़ थी, तभी हमारे को रीड्रेस वापस से ड्रेस पहननी पड़ी या ड्रेस को चेंज करना पड़ा। तो रीड्रेस का मतलब होता है कोई चेंज करना, टू रेमेडी, किसी भी चीज का रेमेडी निकालना, सोल्यूशन निकालना, या करेक्ट करना, कोई गलत है या कोई इनजस्टिस हुआ है उसके लिए। तो रीड्रेस का मतलब, अगर सिर्फ मैं ड्रेस बोलूँ तो ड्रेस पहनी हुई है, रीड्रेस बोलते ही वापस से ड्रेस पहन ली, मतलब पहले वाली ड्रेस में कुछ गड़बड़ थी, तो मतलब हमने कुछ चेंज करा है। तो आप रेमेडी कह सकते हो, रेक्टिफाई कह सकते हो, एमिलियोरेट कह सकते हो, कंपनसेट कह सकते हो, रिकम्पेंस कह सकते हैं आप। अगर आप एग्जांपल देखेंगे, दी पॉलिसी एम्स टू रेड्रेस हिस्टोरिकल इनइक्वलिटी। तो पॉलिसी का एम क्या है? जो हिस्टोरिकल इनइक्वलिटी, मतलब जो हिस्ट्री से ही इनइक्वलिटी फैली हुई है, उसको कहीं ना कहीं रिड्रेस करना है, उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन या उसको कहीं ना कहीं सही करना है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है। नेक्स्ट वोकैब है स्टोक। स्टोक आप देखिए, स्टोक तो वहां पे वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म की तरह यूज हुआ होगा। आप इधर आइए, यहाँ पर देखिए आपको स्टोक दिख रहा होगा। तो स्टोक का मतलब क्या होता है? स्टोक का मतलब होता है भाई, कोई भी चीज को ऊपर ने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। बढ़ा दिया मतलब एक्साइटेड, एनकरेज कर दिया, इंटेंसिफाइड कर दिया। तो कोई भी चीज एक्साइटेड है, एनकरेज्ड है और इंटेंसिफाइड है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? स्टोक कहेंगे। जैसे इन्फ्लामेटरी रिटोरिक स्टोक पब्लिक एंगर। इसका मतलब क्या है? जो इन्फ्लामेटरी रिटोरिक था, रिटोरिक का मतलब आप लोगों को पता ही है, भाषण। भाषण इस तरीके से कुछ कहना कि सामने वाला इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, लेकिन उसने क्या कर दिया? उसने पब्लिक के एंगर को स्टोक कर दिया, मतलब एंगर को, पब्लिक के एंगर को क्या कर दिया? एनकरेज कर दिया। अब एनकरेज तो यहाँ बैठेगा नहीं, क्योंकि एनकरेज तो पॉजिटिव के लिए आता है, तो आप कहोगे इंटेंसिफाइड कर दिया। तो पब्लिक के एंगर को क्या कर दिया? इंटेंसिफाइड कर दिया। अगर आप इसके सिनोनिम्स देखेंगे तो फ्यूल्ड हो जाएगा, इग्नाइटेड हो जाएगा, फ्यूल्ड आग लगा देना, इग्नाइटेड हाइटेंड बढ़ा देना, एम्पलीफाइड, गैल्वेनाइज्ड। गैल्वेनाइज्ड का मतलब होता है एनकरेज करना किसी को, ठीक है? एनकरेज करना, उसको कहना हाँ भाई तू कर लेगा, एनकरेज करना। क्लियर? यार बैठ के क्लास लेने में दिक्कत तो आ रही है, कोई बात नहीं। हाँ, एंटोनिम में जाएंगे तो देखो, एंटोनिम क्या है? डैम्पन, मतलब नीचे गिरना। सप्रेस्ड, डैम्पर करना नीचे गिरना भी होता है, या किसी को भाई नीचे गिराना, दबाना। सप्रेस का मतलब भी किसी को दबाना होता है। क्वेंस्ड का मतलब क्या होता है? क्वेंस्ड का मतलब किसी को सप्रेस करना होता है ना? किसी की बात को दबाना भी होता है। क्वेंच का मतलब बुझाना भी होता है। डिफ्यूज्ड, पैसिफाइड, ये सब इसके एंटोनिम होते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, चले आगे। चले, प्रीजुडाइस। प्रीजुडाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है। प्रीजुडाइस जो है वो आपके एग्जाम में बहुत बार यूज हो चुका है और आगे भी होगा। प्रीजुडाइस का मतलब होता है किसी एक का पक्ष लेना, किसी की तरफ रहना। तो प्री कन्विंस्ड ओपिनियन, नोट बेस्ड ऑन रीजन और एक्सपीरियंस। एक प्री कन्विंस्ड ओपिनियन बना लिया, जो कि ना किसी रीजन पे ना तो किसी एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड था, मतलब मन में ही कोई चीज बना लेना और फिर उसी को मानते चलना। तो डिसीजंस क्लाउडेड बाय प्रीजुडाइस, तो वो डिसीजन जो लिए गए थे या बनाए गए थे प्रीजुडाइस के चलते, ये डिसीजन क्या कर रहे हैं? अंडरमाइन कर रहे हैं जस्टिस को, तो जस्टिस को कमजोर कर रहे हैं। ठीक है? अगर आप सिनोनिम्स देखोगे तो बायस हो जाएगा, बिगोटरी हो जाएगा। भाई बिगोटरी का मतलब क्या होता है? बिगोटरी का मतलब होता है कट्टर, एक ही चीज को मानने वाला। आपको कितना भी समझा लो नहीं मानेगा, कट्टर है वो। प्री डिस्पोजिशन का ही मतलब ये होता है एक ही पक्ष लेना, एक ही तरफ रहना। पार्शियलिटी आप लोगों को पता ही है, स्टीरियोटाइपिंग आप लोगों को पता ही है। तो ये सब क्या हो गए? ऐसे सिनोनिम्स जो एक ही का पक्ष लेते हैं, जिसमें वो रीजनिंग और एक्सपीरियंस नहीं देखते हैं। उनको जो ठीक लगता है, उनको जो सही लगता है वो वही करते हैं, तो उनको अपन प्रीजुडाइज में ऐड करेंगे। ठीक है? एंटोनिम में इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस आप कह सकते हो। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का भी मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जहाँ पे बायसनेस बिल्कुल भी ना हो,
जहाँ पे प्रिजुडाइज बिल्कुल भी ना हो। न्यूट्रलिटी, फेयर माइंडेडनेस, फेयर माइंडेडनेस मतलब फेयर इक्विटी। तो ये सब क्या है, ये सब इसका एंटोनिम। अगर आप देखोगे तो प्रिजुडाइज का नाउन भी है और प्रिजुडाइज आपका वर्ब भी है। कैसे पता, मैं बताता हूँ। देखो, आपको पता है बाय के बाद अगर आप वर्ब लगाओगे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है हमेशा, है ना। अगर आप बाय के बाद वर्ब लगाते हो तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अगर आप इसको वर्ब मानते हैं तो ये प्रिजुडाइज गलत हो जाता, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बन के आया, यहाँ पे नाउन बन के आया, क्योंकि ये आ गई इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये क्लाउडेड बाय प्रिजुडाइज, तो ये क्लाउडेड किसके द्वारा था, प्रिजुडाइज के द्वारा था, ऐसे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। चलो, कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब होता है कोई चीज सीक्रेटली करना, कोई चीज छुपके छुपके करना, तो उसको अपन कोवर्ट कहते हैं। क्लेंडेस्टाइन, सारे ही इंपॉर्टेंट वोकैब है। क्लेंडेस्टाइन का मतलब कोई चीज चोरी छुपे करना, सीक्रेटली करना। सरप्टिशियस, अंडरहैंड, स्टिल्थी और वेल। वेल होता है आप कह सकते हो घूंघट, नकाब भी कह सकते हो, घूंघट भी कह सकते हो। तो इन सब का मतलब होता है कोई भी चीज सीक्रेटली करना या छुपा करके करना। द रिपोर्ट एक्सपोज्ड कोवर्ट पॉलिटिकल फाइनेंसिंग। तो जो पॉलिटिकल फाइनेंसिंग थी, कौन सी वाली, कोवर्ट वाली, तो मतलब जो छुपी हुई, जो सामने नहीं आई थी, उस पॉलिटिकल फाइनेंसिंग को इस रिपोर्ट ने एक्सपोज कर दिया। अगर आप इसका एंटोनिम देखोगे तो कोवर्ट का एंटोनिम ओवर्ट होता है, ओपन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एक्सप्लिसिट होता है, पब्लिक होता है। तो ये सब इसका एंटोनिम है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट आपको मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है। इम्प्लिसिट का मतलब इन्फ्लुएंस करना, इनडायरेक्ट, और एक्सप्लिसिट का मतलब क्लियर और डायरेक्ट। चलिए, और रेकनिंग, देखिए वो कैब है रेकन। रेकन का मतलब होता है कोई भी चीज को कंसीडर करना, मान लेना, एक्सेप्ट करना, उन सबको अपन रेकनिंग कहते हैं। रेकनिंग का मतलब मान लेना। द स्कैंडल ट्रिगर्ड अ लॉन्ग ओवरड्यू रेकनिंग। तो ये जो स्कैंडल है इसने ट्रिगर कर दिया जो लॉन्ग ओवरड्यू रेकनिंग था। मतलब लॉन्ग ओवरड्यू रेकनिंग का मतलब ये है बहुत समय से जो चीज मानी जानी चाहिए थी, जो चीज सामने आनी चाहिए थी, वो बहुत लंबे समय तक ओवरड्यू थी, लेकिन इस स्कैंडल ने उस चीज को ट्रिगर कर दिया। तो अ मूवमेंट ऑफ ट्रुथ इन्वॉल्विंग अकाउंटेबिलिटी और कंसिक्वेंस। तो रेकनिंग का मतलब होता है एक वो मूवमेंट जिसमें मतलब सच का वो मूवमेंट जिसमें अकाउंटेबिलिटी भी और कंसिक्वेंस भी हो। इसका मतलब ये है, रेकनिंग का मतलब किसी भी चीज को कंसीडर करना, मान लेना, एक्सेप्ट करना, जानना, वो सब रेकनिंग में आ जाए। अकाउंटेबिलिटी आप लोग कह सकते हो, अप्रेजल आप लोग कह सकते हो, रीअसेसमेंट कह सकते हो, डे ऑफ जजमेंट कह सकते हो। एंटोनिम में इवेजन भाग जाना, डिनायल मना करना, अवॉइडेंस, एमनेसिया, इम्प्यूनिटी। तो मतलब इन सब का मतलब यही है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज से भाग रहे हैं, बच रहे हैं, छुपा रहे हैं। तो ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे, है ना। और बाकी इसके सिनोनिम्स में अप्रेजल एक बहुत अच्छा सिनोनिम्स है और रीअसेसमेंट एक बहुत अच्छा सिनोनिम्स है। और इसको आप नाउन की तरह यूज करोगे तो आईएनजी फॉर्म लगा दिया आपने, वर्ब की तरह यूज करोगे तो रेकन आएगा। ठीक है, चलिए, ये था हमारा वोकैबुलरी वाला सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वोकैबुलरी समझ में आ गई होगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी थी। इसी के ऊपर अब आपको 8 बजे क्यूज मिलेगा, तो एक बार रिवाइज कर लेना। अब आपके सामने पैसेज है। पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैसेज का टॉपिक आप लोग, मुझे लगता है कि बहुत बार सुन चुके होंगे, बार बार आप लोग सुन चुके होंगे, लेकिन इस सुने हुए पैसेज को एक बार रीड करो, देखो कि आप रीड करके समझ पा रहे हो क्या कह रहा है। पैसेज है यूजीसी। अब यूजीसी क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की अभी नई गाइडलाइंस आई है, नए रेगुलेशन आए हैं, उसके ऊपर ये कंप्लीट आरसी आपका होने वाला है। तो ये एक पैराग्राफ नीचे आधा और आधा उसका ये रहा, तो टोटल 3 पैराग्राफ का आज का आरसी है। ठीक है, रितिका आज है ना, और सभी स्टूडेंट को मैं, चलो वापस बताता हूँ, मैं पीसी पे ही ले रहा हूँ क्लास, क्योंकि जो डिजिटल बोर्ड है उसका जो प्लग है उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया है, वायर चेंज होगी आई थिंक, तो उसमें लगेगा टाइम, और वो वायर यहाँ से मिलेगी भी नहीं, वो जयपुर से मिलेगी। तो अभी मैं आपका पीसी पे ही क्लास ले पाऊंगा। ठीक है, चलिए।
पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आपको पता है हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू पैसेज को रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन, कीवर्ड्स को नोट डाउन करो। बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, द ट्रांसिशन फ्रॉम द 2012 रेगुलेशन टू द 2026 रेगुलेशन सिग्निफाइंस सिग्निफाइज अ शिफ्ट फ्रॉम। तो आपको भाई रीड करना है, तो आप जब रीड करोगे तो 2012 के रेगुलेशंस भी आप लोग पढ़ोगे और 2026 में क्या रेगुलेशन आए वो भी आप पढ़ोगे। अब आपको बताना है कि शिफ्ट कहाँ से कहाँ आई है, क्या शिफ्ट हुआ है, क्या चेंज हुआ है। बेसिकली आप लोग को चेंजेस बताने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, भाई क्वेश्चन पढ़ो और समझो क्वेश्चन को। जब तक आप क्वेश्चन ही समझोगे तब तक आप पैसेज कैसे पढ़ोगे, आंसर कैसे दोगे। क्वेश्चन को खुद पढ़ के समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन, और कीवर्ड निकालने की कोशिश करो। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एश्योरेंस इज यूज्ड इन द पैसेज टू। तो बोला जा रहा है इनकी जो एश्योरेंस है उसको यूज किया गया है पैसेज में, क्यों यूज करा गया है। तो बेसिकली आप लोग को यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा उसको पकड़ना है, उसको इन्फ्लुएंस करना है और आकर के आंसर देना है। आगे बढ़ो। बेस्ड ऑन द टेक्स्ट द फ्रेज मूव द निडल रेफर टू। अब इसने देखो सिंपली, इन्होंने सिंपली आपसे मीनिंग नहीं पूछा है। मीनिंग पूछा होता तो ऐसे लिखा होता प्रोग्रेस, है ना, स्टैग्नेट, इस तरह प्लेट्यू, इस तरीके से ऑप्शंस होते। इन्होंने यहाँ पर आपको बोला है कि इसको रेफर क्यों किया गया, तो जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा मूव दी नीडल को क्यों रेफर करा गया है। पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेस द मेन आर्ग्यूमेंट। अब आप लोग को मेन आर्ग्यूमेंट पकड़ना है पैसेज का। पूरा पैसेज पढ़ोगे समझ में आ जाएगा मेन आर्ग्यूमेंट क्या है। उसको आप लोग को बताना है कि बेस्ट कौन सा ऑप्शन उसको समराइज कर रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने, which of the following concerns regarding the new regulation is explicitly, देखो explicitly लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है clearly validated by author, author के द्वारा वो कौन से कंसर्न है जो ऑथर ने यहाँ पर बताए हैं एज अ पोटेंशियल स्ट्रक्चरल वीकनेस, जो पोटेंशियल स्ट्रक्चरल वीकनेस हो सकती है। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन आपने पढ़ लिए। यहाँ पे स्ट्रक्चरल वीकनेस बतानी है, कंसर्न क्या है उत्तर के। ओके, यहाँ पर आपको मेन आर्ग्यूमेंट को समराइज करना है, यहाँ पे मूव द निडल के बारे में बताना है, यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ कहा है उसको बताना है, यहाँ पर बताना है 2012 और 2026 में क्या फर्क है। चलो भाई, मैं आप लोगों को टाइम दे देता हूँ। मैं आज टाइमर तो नहीं लगा पाऊंगा, है ना। तो ये देखो, ये है आपके पास फर्स्ट पैसेज, ये सेकंड स्टार्ट हो गया है, बाकी हाफ अगली स्लाइड पर है। आप लोग उसको रीड करो। मैं मोबाइल में टाइम देख रहा हूँ, 1.5 मिनट आपको मैं दे रहा हूँ। आपका अगर हो जाए कंप्लीट तो डन लिख करके बोलिएगा। हाँ तन्नू, कर सकते हो, वाईटी से प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझिएगा कैसे एक्सप्लेन, मतलब कैसे रीड करना। सबसे पहले हमने पढ़ा द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशंस न्यू रेगुलेशन।
अब देखो एपोस्ट्रोफी एस लगा, इसका मतलब ये जो यूजीसी है इसके न्यू रेगुलेशंस आए हैं। अब जैसे आपने रेगुलेशंस पढ़ा, देखो इसके जस्ट बाद वर्ब है क्या? नहीं, वर्ब नहीं है। तो आपको पढ़ना है, लेकिन आपको माइंड में रखना है कि यार ये प्लूरल था और इसकी वर्ब नहीं आई है, मतलब आगे वर्ब मिलेगी और प्लूरल मिलेगी वो। तो अब आपने पढ़ना स्टार्ट करा। तो कमीशंस न्यू रेगुलेशंस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशंस। तो भाई बोला जा रहा है न्यू रेगुलेशंस जो आए हैं किसके अगेंस्ट आए हैं? डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आए। किसमें? इन हायर एजुकेशन। अब आपको पता है डैश हो या कोमा हो, ये तो हम आराम से हटा सकते हैं, हटा दो उसको भी। अब देखो आर आपका कनेक्ट हो जाएगा इस रेगुलेशन से। एग्जाम में ऐसे ही एरर बनती है। देखो आपका सब्जेक्ट ये रहा और वर्ब देखो कितनी दूर है। आपको पता होना चाहिए बस किस तरीके से सेंटेंस लिखे जाते हैं। तो जैसे आपने रेगुलेशंस पढ़ा और आपने आपको बताया ये तो स्टार्टिंग है और ये सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब नहीं है, तो बस समझ जाओ आगे वर्ब दूर है, लेकिन वो जब भी आएगी तो वो वर्ब प्लूरल आएगी। ठीक है, ओके। तो अभी हमने पढ़ा किसके अगेंस्ट? डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट न्यू रेगुलेशंस आए। अब ये जो न्यू रेगुलेशंस है आर सिग्निफिकेंट एंड वेलकम। ये रेगुलेशन सिग्निफिकेंट है और वेलकम है, मतलब जरूरी है। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट है और वेलकम मतलब हाँ ये होना चाहिए। वेलकम का मतलब हाँ ये सही है, ऐसा नहीं है कि गलत है, ये होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे ऑथर कह रहा है। आपने जो ये डैश डैश वाला छोड़ा है सेंटेंस उसको पढ़ लो। इसमें कुछ नहीं होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही होगी। द यूजीसी प्रमोशन फॉर इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है यूजीसी है क्या। जो पहली बार पढ़ रहा है, अगर कोई किसी ने अगर यूजीसी के बारे में पहले नहीं पढ़ा, तो ऑथर बता रहा है भाई ये है क्या। ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर काम करता है इक्विटी बनाने का, इक्विटी को प्रमोट करता है, कोई भेदभाव ना हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर भेदभाव नहीं, तो उसके लिए यूजीसी बनाया गया। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। दे हैव स्पार्क्ड प्रोटेस्ट। दे, अब देखो जैसे ही प्रोनाउन आए तो आपको कनेक्ट करना है दे किसके लिए आया होगा। दे यहाँ पर आया होगा रेगुलेशंस के लिए, क्योंकि प्लूरल चीज पकड़नी है। प्लूरल चीज क्या? रेगुलेशंस है। और प्रोटेस्ट कौन स्पार्क कर रहा है? ये रेगुलेशन आए तभी तो प्रोटेस्ट हुई। तो दे आया रेगुलेशंस के लिए। जब तक आप प्रोनाउन को कनेक्ट नहीं करोगे, जब तक आप पैसेज को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो दे हैव स्पार्क्ड प्रोटेस्ट। इन्होंने प्रोटेस्ट को स्पार्क कर दिया ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ ओवररीच। ओवररीच के ग्राउंड पे। अब आप कहेंगे सर ओवररीच है, ओवररीच अभी भी तुमने पढ़ा, लिमिट से परे जा रहे हैं लोग, ये लोग लिमिट से अथॉरिटी से परे जा रहे हैं, तभी यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ। एंड देयर, और देयर के बाद वर्ब आती है, एंड देयर आर एक्यूजेशन। एक्यूजेशन मतलब इंजाम, दैट दे हैव, सॉरी दैट दे इग्नोर अपर कास्ट कंसर्न। अब दे, हमेशा दे जब भी आ रहा है यहाँ पर, वो रेगुलेशंस के लिए आ रहा है। इस रेगुलेशन ने इग्नोर करा है अपर कास्ट कंसर्न को। जो अपर कास्ट कंसर्न है उसको यहाँ पे इग्नोर किया गया है। अगर वॉइस कम आ रहा है, आज थोड़ा मैनेज कर लो, है ना? ठीक है, वैसे तो वॉइस कम आना नहीं चाहिए, वही माइक है, पर डिजिटल बोर्ड हमारे पास नहीं है, माइक तो वही है। थोड़ा आप अपने एंड से देखो। ठीक है, उन्होंने क्या करा, अपर कास्ट कंसर्न को इग्नोर करा। येट, हालांकि दी कॉन्टेक्स्ट, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है दैट प्रोड्यूस दैम, जो उन्होंने प्रोड्यूस करा, शोज व्हाई दे आर मच नीडेड। तो बोला जा रहा है जो कॉन्टेक्स्ट है दैट प्रोड्यूस दैम, जो उनके द्वारा प्रोड्यूस हुआ है, वो कॉन्टेक्स्ट ये शो कर रहा है कि वाई, क्यों, दे आर मच नीडेड, कि वो क्यों इतना जरूरी है। दे मतलब रेगुलेशंस क्यों इतना जरूरी है। क्लियर? ठीक है, अच्छा अब एक बात और सुनिएगा मेरी बहुत ध्यान से। देखो मैं ना थोड़ा सा फ्लो में बह गया। मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको ये कहा कि भाई ये जो रेगुलेशंस है, आपने चेक कर लिया रेगुलेशन के बाद वर्ब नहीं आई, वर्ब दूर आएगी, लेकिन आप पढ़ते चले। तो रेगुलेशन किसके अगेंस्ट आए? इसके अगेंस्ट रेगुलेशंस आए। ये जरूरी और वेलकम है, ठीक है। फिर आगे दे आया, तो हमें क्या करना है? अगर आरसी को अच्छे से समझना है, अगर आप नहीं चाहते कि आपको वापस आरसी में आना पड़े, तब बता रहा हूँ मैं। तो आपने देखा फुल स्टॉप आया, अब ये जो नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ इसका क्या कुछ रिलेशन है पहले वाले सेंटेंस से? हाँ, दे आते रिलेशन बन गया। तो दे आपने किससे जोड़ा? रेगुलेशन से जोड़ा। तो आपने कहा रेगुलेशंस के लिए दे आया, फिर ये वाला दे भी रेगुलेशन के लिए। तो देखो कितना कनेक्टिविटी बनती जा रही है, आप कनेक्टेड फील करोगे पैसे से। फिर येट आते ही मैं भूल गया आपको बताना, येट आया मतलब एक कंजंक्शन आया, तो येट आते ही आपको टोन में फर्क दिखेगा। तो येट से पहले क्या है कि ये भूल गए अपर कास्ट कंसर्न को, एक चीज भूल गए, कौन? ये रेगुलेशन।
तो रेगुलेशन भूल गए, नेगेटिव बात बता दी। अब येट के बाद इसी रेगुलेशन की देखो पॉजिटिव बातें बता दी कि इन्होंने जो कॉन्टेक्स्ट प्रोड्यूस करा था, देखो कैसे पढ़ा आपने, दी कॉन्टेक्स्ट, वो कॉन्टेक्स्ट दैट प्रोड्यूस देम, जो इनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया। अब ये कॉन्टेक्स्ट के लिए वर्ब आएगी ना, शोज, ये कॉन्टेक्स्ट ये शो कर रहा है कि वाई, क्यों, दे, अब दे किसके लिए आएगा, रेगुलेशन के, रेगुलेशन आर मच नीडेड, क्यों जरूरी है वो। फिर आगे अपन पढ़ेंगे यूजीसी डाटा प्रोवाइडेड। अब देखो खत्म हो गया यहाँ पे, अब यूजीसी आ गया ना वापस, मतलब अब यूजीसी की अलग बात होगी। अब इस यूजीसी का इससे इतना लेना देना नहीं है जो पहले आपने लिखा है, ऐसे आप लोग कनेक्ट करते हुए चलोगे, ठीक है। अब देखो यूजीसी आ गया, तो मतलब हमने यूजीसी के बारे में ऊपर पढ़ लिया, यूजीसी क्या है। अब यूजीसी की और बातें बताई जा रही है, यूजीसी के बारे में और बताया जा रहा है। यूजीसी डाटा प्रोवाइडेड टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी। अब यूजीसी का जो डाटा है वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी में जो दिया गया, प्रोवाइड जो करवाया गया इस कमिटी को एजुकेशन के ऊपर 2025 में प्रोवाइड करवाया गया होगा, वो डाटा शो कर रहा है। अब इस डाटा के लिए शो आया, अब ये प्रोवाइडेड नहीं आया है, ठीक है। ये डाटा के लिए प्रोवाइडेड वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है प्रोवाइडेड वर्ब, क्योंकि यहाँ पर ये V3 है। अब हमें कैसे पता चलेगा सर V3 है, अगर एक ही सब्जेक्ट की दो वर्ब आ रही है तो पहले वाली V3 होती है, एडजेक्टिव होता है, या आईएनजी फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये जो डाटा है ये शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, दैट ओवर द लास्ट 5 ईयर, कि लास्ट 5 सालों में द नंबर of reported complaints of caste-based discrimination on educational campuses has gone, तो द नंबर के लिए यहाँ पर आया हैज गोन अप एक्सपोनेंशियली, मतलब ये जो नंबर है ये बहुत तेजी से बढ़े हैं, एक्सपोनेंशियली बढ़े। आई बात समझ में। अब ये नंबर ऑफ रिपोर्टेड कंप्लेंट्स, किसके नंबर्स हैं, ये जो कंप्लेंट रिपोर्ट करी गई थी उनके नंबर हैं। और वो कंप्लेंट किसकी थी, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ है एजुकेशनल कैंपसेस के अंदर, ठीक है, उनके नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब देखो आगे डैश है, मतलब एडिशन इन्फॉर्मेशन ही होगी, तो देखो एडिशन इन्फॉर्मेशन ही है, नंबर बता दिया आपको एग्जैक्टली पहले 173 था 2019-20 में, अब वो 378 हो गया है 2023-24 में। 2023-24 में 378 हुआ, तभी 2025 में यहाँ पर कमिटी के सामने पेश किया गया, ठीक है। क्या वॉइस कम आ रही है, स्टूडेंट बोल रहे हैं किया गया, मैं देखूं क्यों, दे आर रिलेशंस है, आपने चेक कर लिया, नहीं मुझे तो ठीक लग रही है वॉइस। अभी देखो आज मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं मुझे तो ठीक लग रही है वॉइस। अभी देखो आज मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब क्लास स्टार्ट हो गई है मेरे यहाँ पे, तो आ रही है वॉइस यार, क्या कर रहे हो। कोई बात नहीं, आज आज मैनेज करो, ईयरफोन लगा के सुन लो, ईयरफोन हेडफोन ले आओ, ऑर्डर कर दूं मैं, तुम बोलो तो 10-10 हजार पे डालो, मैं ना ऑर्डर कर देता हूँ तुम्हारे हेडफोन, बोलो 10 हजार में एक बढ़िया सा हेडफोन तुम्हारे मैं दिलवा देता हूँ। चलिए भाई, अब हम आ जाते हैं वापस से आरसी पे, ठीक है, आज वापस से आरसी पे आ जाते हैं। अब कोई नहीं बोलेगा वो इसका हमारी, जैसी पैसों की बात आई ना, अब सब कहेंगे अरे सर कोई नहीं हम ले आएंगे, हम कर लेंगे मैनेज, आप रहने दो, ठीक है। आ जी, तो दिस मेक्स द रेगुलेशंस, क्या लिखा हुआ है, दिस मेक्स, अच्छा अब अच्छा मेरी बात सुनो, दिस क्यों आया, देखो दिस जब भी आ रहा है इसका मतलब ये सिचुएशन को ले रहा है, कि जो ऊपर सिचुएशन बनी हुई है, दिस मेक्स द रेगुलेशंस, ये जो सिचुएशन है ये रेगुलेशंस को बना रही है, बोथ अर्जेंट और नेसेसरी। तो ये जो सिचुएशन बनी ना 173 से 378 हो गया, तो ये वही सिचुएशन है जो इन रेगुलेशंस को, अब देखो मेरी आदत हो गई है मैं दो कोमा को इग्नोर करके निकलता हूँ, इस रेगुलेशंस को बहुत अर्जेंट और नेसेसरी बना रही है। अब आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ लो, विच रिप्लेस दोज फ्रॉम 2012। अब यहाँ पे बोला जा रहा है विच रिप्लेस, अब विच किसके लिए आएगा, रेगुलेशंस के लिए, ये रेगुलेशन रिप्लेस कर देंगे उनको जो 2012 से चले आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आधा मिल गया, उसने क्या कहा था 2012 से 2026 में क्या शिफ्ट आया, तो 2012 के जो रेगुलेशंस थे उनको ये न्यू रेगुलेशन क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। अभी हमें पता नहीं है न्यू रेगुलेशन में आया क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या आया है। इफ द 2012 regulations officially recognized social discrimination, अब देखो इफ लगा हुआ है, यदि 2012 के जो रेगुलेशंस थे
अगर वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लेते सोशल डिस्क्रिमिनेशन को, तो दी न्यू वंस कॉल आउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन क्लासरूम बाय इट्स नेम एंड मूव द नीडल बाय इंस्टीट्यूशनली मैकेनिक्स ऑफ रेड्रेस। अब इसको समझेंगे, बहुत ही तगड़ा सेंटेंस है, टुकड़ों टुकड़ों में पड़े। कहा जा रहा है इफ 2012 regulations officially recognize social discrimination, यदि 2012 के जो रेगुलेशंस थे वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लेते थे सोशल डिस्क्रिमिनेशन को, तो जो न्यू वंस है, न्यू वंस मतलब जो नए अभी रेगुलेशंस बनाए गए हैं, कॉल आउट का मतलब क्रिटिसाइज करना, पॉइंट आउट करना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को इन क्लासरूम। तो जो नए वाले बनाए गए हैं उसमें ये बोला गया है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्लासरूम में अगर हो रहा होगा तो वो क्रिटिसाइज करेगा न्यू रेगुलेशंस, और वो पॉइंट आउट करेगा बाय इट्स नेम एंड मूव द नीडल, और ये नीडल को मूव करेंगे, मतलब एक पॉसिबल चेंज लेकर के आएंगे बाय इंस्टीट्यूशनलाइजिंग मैकेनिज्म ऑफ रेड्रेस। तो इंस्टीट्यूशनलाइजिंग का मतलब क्या हो जाएगा, देखो इंस्टीट्यूशनल फिर आईएनजी। तो इंस्टीट्यूशनल मतलब किसी भी चीज को बनाना, और वो भी लीगली बनाना। तो इंस्टीट्यूशनलाइजिंग मैकेनिज्म बनाना किसका, रेड्रेस का। रेड्रेस का मतलब करेक्शन का। तो करेक्शन का एक मैकेनिज्म बनाने में ये हेल्प करेंगे, और निडल को ये लोग मूव करेंगे। निडल को मूव करने का मतलब एक नोटिसेबल और एक रीजनेबल चेंज ये लेकर के आएंगे न्यू रेगुलेशंस। क्या यहाँ तक क्लियर है, बताइए। क्लियर, समझ में आ गया। अब है ना, आप एक एक वर्ड के पीछे भले ही मत भागो, आप एक सेंस समझ लो कि यार जो पहले वाले थे वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते थे, ये जो न्यू है ये क्रिटिसाइज करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन को, और ये एक मैकेनिज्म बना रहे हैं जिसमें करेक्शन होगा। कैसे करेक्शन किया जाएगा, अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो जाए तो उसको कैसे सुधारा जाएगा, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप चाहो तो मूव द नीडल वाला क्वेश्चन एक बार जा करके देख के आ सकते हो कि हम बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। Certainly, the framework they put in place is not beyond critic। क्या कहा जा रहा है, सर्टेनली का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई, अगर सर्टेनली का मतलब क्लियरली, अपन कहते हैं ना यार कोई चीज अनसर्टेन है, पता नहीं क्या होगा, एक अपन कहते हैं कंफर्म है यही होगा, तो सर्टेनली का मतलब कंफर्म है। तो सर्टेनली का मतलब क्लियरली द फ्रेमवर्क दे पुट, जो फ्रेमवर्क उन्होंने रखा है, जो फ्रेमवर्क उन्होंने रखा है इन प्लेस, जो फ्रेमवर्क उन्होंने रखा है इज नॉट बियॉन्ड क्रिटिक, वो क्रिटिक के परे नहीं है। मतलब क्रिटिक का मतलब, क्रिटिक के दो मतलब होते हैं, एक क्रिटिक का मतलब होता है एनालाइसिस, एक क्रिटिक का मतलब होता है क्रिटिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो क्रिटिज्म से परे नहीं है, मतलब क्रिटिज्म होगी होगी। यहाँ पे एनालिसिस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्रिटिज्म की बात हो रही है। तो क्लियर है ये बात, तो जो फ्रेमवर्क उन्होंने रखा है वो क्रिटिज्म झेलेगा ही झेलेगा, क्रिटिज्म होगा ही होगा। डिस्पाइट यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एश्योरेंस, यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे एजुकेशन के, उनके एश्योरेंस के बावजूद भी दैट मिस यूज विल नॉट बी अलाउड अगेंस्ट एनीबडी, देयर विल बी चैलेंजेस। तो बोला जा रहा है, एजुकेशन यूनियन मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया है कि हम मिसयूज नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी क्या लिखा है, दैट मिसयूज विल नॉट बी अलाउड अगेंस्ट एनीबडी। तो यहाँ पे जो इन्वर्टेड कोमा में लिखा गया है, देख रहे हो आप, ये जो इन्वर्टेड कोमा में लिखा गया है, इसका मतलब ये उनका स्टेटमेंट है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होगा, उसका जो मिसयूज होगा, ये इस लॉ का मिसयूज होता है, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि इसका मिसयूज हो किसी के लिए। लेकिन फिर भी विल बी चैलेंजेस, लेकिन यहाँ पे फिर भी चैलेंजेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The inclusion of other backward classes, while welcome, will need to be addressed with rigor। तो कहा जा रहा है जो इंक्लूजन हुआ है अदर बैकवर्ड क्लासेस का, ये भी अच्छी बात है, वाइल वेलकम, इसको भी वेलकम किया जा रहा है, लेकिन विल नीड टू बी एड्रेस विथ रिकॉर्ड, लेकिन इसको स्ट्रिक्टली एड्रेस करना पड़ेगा। दैट्स इट, ये था पहला आपका स्लाइड। जैसे ही पहली स्लाइड हो गई, अब मुझे लगता है कि आप थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी पहले से ज्यादा फील कर रहे होगे। कैसे, मैं बता देता हूँ।
आपने यूजीसी पढ़ा, यूजीसी के न्यू रेगुलेशन आए, आपने देखा ये रेगुलेशन किसके अगेंस्ट है, इसके अगेंस्ट है। फिर आपने कहा यार ये तो सिग्निफिकेंट और वेलकम है, ठीक है, लेकिन इनकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है। तो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ओवर एज लिमिट से परे चले गए। उसके बाद फिर आपने पढ़ा यहाँ पे कुछ इंजाम लगे हैं कि ये अपर कास्ट कंसर्न को भूल गए, लेकिन यहीं इसके फायदे की बात बताई गई एड के बाद। तो एड के बाद आपने कहा ये तो बहुत जरूरी था, कुछ दिक्कतें हैं, केस बढ़ रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं, इसलिए अर्जेंट और नेसेसरी हो जाता है। क्योंकि 2012 में क्या होता था, ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते थे, लेकिन न्यू वन में क्या हो रहा है, पॉइंट आउट किया जा रहा है। और मूव द नीडल का मतलब ये कुछ पॉसिबल चेंजेस लेकर के आएंगे, चेंज करेंगे। फिर आपने जब जस्ट अपन नीचे आए तो हमने देखा यार जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो एश्योरेंस दे रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे चैलेंजेस हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ मिसयूज हो सकता है। उसके बाद हमने लास्ट में ये भी पढ़ा ओबीसी को भी इस पर शामिल कर लिया गया है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर रिगोर की मतलब स्ट्रिक्टनेस की और बहुत ज्यादा यहाँ पे सावधानी बरतने की जरूरत है। ये था हमारा ये पैराग्राफ पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो। हाँ, वाइल्ड वेलकम सही है, देखो कैसे सही है मैं बता देता हूँ। दी इंक्लूजन, ये जो इंक्लूजन है ना, इस इंक्लूजन को पकड़ो। ये जो इंक्लूजन है इस इंक्लूजन को पकड़ो। इंक्लूजन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये कोमा और ये कोमा हटाओ, ये हटा दो। अब आपने देखा इंक्लूजन, तो इंक्लूजन विल नीडेड टू बी एड्रेस विद रिकॉर्ड। इस इंक्लूजन को अगर इस इंक्लूजन को विल नीड इस इंक्लूजन को जरूरत पड़ेगी एड्रेस करने की रिगोर के साथ, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ हमको इसको एड्रेस करना पड़ेगा। अब ये जो वाइल वेलकम आया ना, तो वाइल वेलकम यहाँ पे वाइल जो है ये बता रहा है कि हालांकि वेलकम है लेकिन जरूरत पड़ेगी। तो ये यहाँ पर नेगेटिव टोन मतलब कॉन्ट्रास्ट टोन देने के लिए रखा गया है कि ये वेलकम तो जरूरी तो है ओबीसी, लेकिन इसको एड्रेस करेंगे अपन थोड़ा सावधानी के साथ। तो वाइल वेलकम इसलिए लगा है। लास्ट स्लाइड बनाइए। ये तो वही कंटिन्यूशन में है और ये आपका एक न्यू पैसेज है, पैराग्राफ है, सॉरी। पढ़िए, रीड करिए। आज जो दिक्कत हो रही है, बहुत दिनों बाद मैं पीसी पे क्लास ले रहा हूँ। चलिए आ जाइए। देखिए, कंसर्न्स हैव आल्सो बीन रेज्ड अबाउट द पॉसिबिलिटी, कहा जा रहा है जो कंसर्न्स हैं हैव आल्सो बीन रेज्ड, अच्छा, और कंसर्न ये भी उठाए गए पॉसिबिलिटी को लेकर के ऑफ फॉल्स कंप्लेंट। हाँ बिल्कुल सही बात है, फॉल्स कंप्लेंट हो सकती है डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। एंड अबाउट द फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फिजिबिलिटी का मतलब होता है यार ये चीज सस्टेनेबल है या नहीं है, ये चीज पॉसिबल है या नहीं है, उसको अपन फिजिबिलिटी कहते हैं। अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ टाइम लाइन्स, कि भाई टाइमलाइन की फिजिबिलिटी है या नहीं है, जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंक्वायरी। तो मतलब ये जो न्यू रेगुलेशन आए होंगे इसमें ये बताया गया होगा कि भाई इतने टाइम में ये चीज पूरी हो जानी चाहिए, या इतने टाइम में इतने दिन में ये इंक्वायरी हो जानी चाहिए। तो अभी यही कहा जा रहा है कि कंसर्न ये भी यहाँ पे उठ रहे हैं कि जो पॉसिबिलिटी है फॉल्स कंप्लेन हो सकती है डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के, या फिर फिजिबिलिटी ऑफ टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंक्वायरी। तो जो फिजिबिलिटी है टाइमलाइंस की जो प्रिस्क्राइब की गई है इंक्वायरीज के लिए, उसके ऊपर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कंसर्न उठ रहे हैं। विच में, अब विच किसके लिए आएगा? विच में स्ट्रेन अंडर रिसोर्स्ड इंस्टीट्यूशन, अच्छा, विच में स्ट्रेन, अब विच यहाँ पर आया होगा कि ये जो कंसर्न्स है ये जो उठ रहे हैं पॉसिबिलिटी के लिए कि फॉल्स कंप्लेन हो सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के, और जो फिजिबिलिटी है टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंक्वायरी,
तो जो टाइमलाइंस दी गई हैं इंक्वायरीज के लिए कि भाई इतने दिन में हो जाना चाहिए, तो कहा जा रहा है ये जो टाइमलाइंस है कि इतने दिन में ही हो जाना चाहिए, विच में स्ट्रेन, तो ये स्ट्रेन मतलब ये मुसीबत में, प्रॉब्लम में डाल सकती है अंडर रिसोर्स इंस्टीट्यूशन को। अंडर रिसोर्स इंस्टीट्यूशन क्या होता है? मान लो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे अंडर रिसोर्स है, जहाँ पे रिसोर्स की कमी है। अब वो लोग हो सकता है उतने दिन में इंक्वायरी नहीं कर पाए, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, वो हो सकता है इंक्वायरी नहीं कर पाए, तो फिर उनको ये कहीं ना कहीं मुसीबत में, खतरे में डाल सकती है। द थ्रेट ऑफ प्यूनिटिव एक्शन, और जो थ्रेट है, धमकी है, जो जो डर है कि पुनिटिव एक्शन आपके खिलाफ लिए जाएंगे फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर आपने इसका पालन नहीं करा, इंक्लूडिंग डी रिकॉग्नाइजेशन, जिसमें आपको डी रिकॉग्नाइजेशन किया जा सकता है, हैज स्टॉक्ड एंजाइटी, तो इस थ्रेट के लिए आया हैज स्टॉक्ड एंजाइटी, तो जो थ्रेट है ये इंटेंसिफाई कर रहा है एंजाइटीज। फॉर द रेगुलेशंस टू सक्सीड, फॉर द रेगुलेशन टू सक्सीड, फॉर द रेगुलेशन का मतलब है रेगुलेशंस के लिए, अगर रेगुलेशन को सक्सीड होना है, चेक्स एंड बैलेंसेस, सेफगार्ड्स अगेंस्ट मिसयूज, तो उसको चेक करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, सेफगार्ड करना पड़ेगा मिसयूज के अगेंस्ट, एंड अ कमिटमेंट टू ड्यू प्रोसेस विल बी क्रिटिकल, और एक कमिटमेंट लेना पड़ेगा कि जो प्रोसेस है वो क्लियर रहे, विल बी क्रिटिकल, और ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल, ये कमिटमेंट बहुत ज्यादा क्रिटिकल है कि प्रोसेस ड्यू रहेगा। ड्यू प्रोसेस का मतलब पूरा प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर यही बात उठ कर के आ रही है कि कोई फॉल्स कंप्लेन कर सकता है फंसाने के लिए, और जो तुमने टाइमलाइन दी गई है, अगर वो टाइमलाइन हर कोई उस टाइमलाइन में इंक्वायरी नहीं कर पाए तो, और जो धमकी मिली है कि पुनिटिव एक्शन लिए जाएंगे, कहीं ना कहीं एंजाइटी बढ़ा रही है लोगों में। मान लो केस कर दिया तो आपके ऊपर तो पुनिटिव एक्शन लिया जाएगा ना, तो वो एंजाइटी बढ़ा रहा है। और अगर इस रेगुलेशन को सक्सीड करना है तो उसको चेक्स एंड बैलेंसेस, सेफगार्ड्स, मतलब उनको चेक करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, सेफगार्ड करना पड़ेगा, हर एक तरीके से मिसयूज को। लास्ट पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। लास्ट पैसेज में कहा जा रहा है बैकलेस, जी सॉरी, दी बैकलेस अगेंस्ट दी रेगुलेशन, बैक इस रेगुलेशन के अगेंस्ट में जो बैकलेस मिल रहा है, जो प्रोटेस्ट मिल रहा है, हाउएवर हालांकि, कैन नॉट मास्क द रियलिटी, हालांकि वो रियलिटी को छुपा नहीं सकता, मार्क्स नहीं कर सकता, दैट हैड, वो रियलिटी, अब रियलिटी के लिए डाटा है, वो रियलिटी दैट हैड मतलब कोई चीज ऐसी है जो बहुत पहले हो चुकी है, हैड फोर्स एंड ओवर ड्यू रिकॉग्नाइजिंग, सॉरी, रिकॉग्नाइजेशन इन दी मंडल मूवमेंट, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो बैकलेस है अगेंस्ट द रेगुलेशन, इस रेगुलेशन के अगेंस्ट जो बैकलेस है, कैन नॉट मार्क्स द रियलिटी, वो रियलिटी को मार्क्स नहीं कर सकता, वो रियलिटी दैट हैड फोर्स, जो कि फोर्स की गई थी रियलिटी, एंड ओवर डू रिकॉग्नाइजेशन, तो जो ओवरड्यू है, ओवरड्यू का ना बहुत समय से जो पहचान मिलना है, बाकी है, इन दी मंडल मूवमेंट, तो बोला जा रहा है कि भाई मंडल मूवमेंट, मंडल मूवमेंट का मतलब जब ये चीज स्टार्ट हुई थी, शायद 2012 की बात हो रही होगी। अब मंडल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था ये तो हिस्ट्री में जाके पढ़ना पड़ेगा। तो मंडल मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था, तब से जो रिकॉग्नाइजेशन अभी बाकी है ना, वो जो रियलिटी जो उस समय लाई गई थी, उसको ये मास्क नहीं कर सकता, ये बैकलेस उसको नहीं छुपा सकता, रियलिटी तो है ही। द फैक्ट इज दैट प्रिविलेज रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, तो फैक्ट ये है कि जो प्रिविलेज है, जो अमीर है ना, जो प्रिविलेज है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं खुद को, कैसे? उनको एक्सेस है, लैंग्वेज है, कल्चरल कैपिटल है, एंड दैट इनइक्वालिटी इज ऑफन ड्यू टू हिस्टोरिकल एक्सक्लूजन, और जो इनइक्वालिटी है वो अक्सर किस किस वजह से? हिस्टोरिकल एक्सक्लूजन की वजह से। एक्सक्लूजन का मतलब निकाल दिया हिस्ट्री से, हिस्ट्री से निकाल देना मतलब बहुत पहले से ही किसी को, किसी वर्ग को, किसी जाति को अगर निकाल रखा है, तो वो आज भी है। तो जो इनइक्वालिटी है, ये अक्सर है हिस्टोरिकल एक्सक्लूजन की वजह से, जो हिस्ट्री में मतलब जो पहले जाकर के इतिहास में जो इनको निकाला गया है, हटाया गया है, वहां से जो इनइक्वालिटी बनी हुई है वो बनी हुई है, ये फैक्ट है। और ये भी फैक्ट है कि जो प्रिविलेज है वो खुद को रिप्रोड्यूस करता रहता है, बनाता रहता है, उसके पास एक्सेस है, लैंग्वेज है, कल्चरल कैपिटल, एवर सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, तो कहा जा रहा है जब से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है अफर्मेटिव एक्शन का, अफर्मेटिव का मतलब, अफर्मेटिव मतलब थोड़ा जिद्दी, अड़े रहना किसी पे, अफर्मेशन, टिके रहना, एक्शंस, क्लासरूम हैव बिकम मोर डाइवर्स, तो जब से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तब से क्लासरूम डाइवर्स हुए हैं, मतलब तब से क्लासरूम में अलग अलग कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं या जो टीचर्स हैं वो फिर साथ में आके पढ़ने लगे, जब से इम्प्लीमेंटेशन हुआ तब से। बट कास्ट प्रेजुडाइज, लेकिन जो कास्ट प्रेजुडाइज है, कास्ट प्रेजुडाइज का मतलब है
प्रेजुडाइज का मतलब एक का पक्ष लेना, कि जो कास्ट प्रेजुडाइज है स्टिल ऑपरेट्स इन कोवर्ट, वो अभी भी ऑपरेट करती है, कोवर्ट मतलब सीक्रेटली एंड लेस रिकॉग्नाइजेबल रजिस्टर्स, और ऐसे ऑपरेट करती है वो कि उसको इतना रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, लेस रिकॉग्नाइजेबल है, लेकिन है। दी यूजीसी न्यू रेगुलेशन आर नॉट परफेक्ट, कहा जा रहा है कि जो यूजीसी के न्यू रेगुलेशन है वो परफेक्ट नहीं है, बट दे फोर्स आर रेकनिंग विद दैट रियलिटी, लेकिन वो फोर्स कर रहे हैं कि आप समझो, रेकनिंग का मतलब समझो, है ना, एज्यूम करो, कंसीडर करो, बात को समझो, विद दैट रियलिटी, जो रियलिटी है वो उसको समझो, उसको पहचानो। एड्रेसिंग एंट्रेंस्ड इनइक्वालिटी, एड्रेस करना, एंट्रेंस का मतलब जो बहुत लंबे समय से, प्रोलॉन्ग समय से जो इनइक्वालिटी फैली हुई है, ऑलवेज प्रोवोक, तो एड्रेस करना इतने लंबे समय तक जो इनइक्वालिटी फैली हुई है, इसको अगर आप एड्रेस करेंगे, इसको आप सही करेंगे, तो वो हमेशा प्रोवोक करेगी डिस्कम्फर्ट को। बट प्रिटेंडिंग दे नो, लेकिन प्रिटेंड करना कि वो है ही नहीं, longer exist कि वो अब एग्जिस्ट नहीं करती, would mean shrinking the constitutional obligation of equality for all। तो अगर आप प्रिटेंड कर रहे हो कि दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट, कि अब वो है ही नहीं, अगर आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, तो वुड मीन, तो उसका मतलब ये है कि आप श्रिंक कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को, ऑब्लिगेशन मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ऑफ इक्वालिटी फॉर ऑल, कि जो इक्वालिटी फॉर ऑल है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, इसको आप कहीं ना कहीं श्रिंक करते हो अगर आप इस बात को इग्नोर करते हो। ये था आपका पैसेज। मुझे ऐसा लगता है ये पैसेज की जो लैंग्वेज है, जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस लिखे गए हैं बहुत अच्छे लिखे गए हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर बहुत तगड़े हैं। क्या आप लोगों को समझ में आया? बताओ, क्लियर है? क्लियर, ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन बताओ, 2012 से 2026 में क्या शिफ्ट आई है? क्या बात है, क्या बात है। देखो, एड्रेसिंग जनरल सोसाइटी, सॉरी, एड्रेसिंग जनरल सोशल इनइक्वालिटी टू स्ट्रिक्टली पनिशिंग अपर कास्ट ऑफेंडर्स नहीं, अब पैसिव रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन टू एन एक्टिव। देखो, पहले पैसिव था, कैसे मैं बताता हूँ, आपने पढ़ा है 2012 में क्या होता था, सिर्फ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड होता था, लेकिन अब ये क्या करेगा, ये कॉल आउट करेगा, पॉइंट आउट करेगा, फर्क आया। पैसिव का मतलब इतना एक्टिव नहीं रहना, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग स्पेसिफिक कास्ट बेस्ड ग्रीवेंस, ये हो सकता। अब फोकस ऑन स्टूडेंट लेड कंप्लेंट टू अ फोकस ऑन फैकल्टी, नहीं पढ़ा। अ सिस्टम ऑफ वॉलंटरी कंप्लायंस टू अ ड्रैकोनियन सिस्टम। अच्छा, ड्रैकोनियन का मतलब क्या होता है? ड्रैकोनियन का मतलब होता है कोई ऐसी जगह जहाँ सब कुछ बुरा है, सब कुछ बेकार है, that inevitably leads to the de-recognition of under-resourced institution। नहीं, अंडर रिसोर्स इंस्टीट्यूशन, वहां पे ही बोला गया था कि जो अंडर रिसोर्स इंस्टीट्यूशन होंगे उनको उनको उनके ऊपर स्ट्रेन आ सकता है, उनके ऊपर दबाव आ सकता है, प्रेशर आ सकता है, वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, उनके लिए अनइजीनेस हो सकता है। एक्नोलॉजिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी टू प्रायोरिटाइजिंग दी मंडल मूवमेंट, नहीं। सिंपल सी बात है, 2012 से 2026 में ये फर्क आया कि पहले पैसिव था, अब एक्टिव हो गया, दैट्स इट। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। बी आंसर सबका आ गया। देखा, पैसेज अगर आप लोग कनेक्ट करते हुए पढ़ रहे हैं तो सभी क्वेश्चन के आंसर सही आएंगे आप। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं। हाँ भाई, इसको क्यों यूज करा गया इनके एश्योरेंस को? डिसमिस ऑल कंसर्न रिगार्डिंग द पोटेंशियल, नहीं। डेमोन्स्ट्रेट दैट गवर्नमेंट इज फुली अलाइन विद द प्रोटेस्टर डिमांड, नहीं। एक्नॉलेज दैट व्हाइल सेफगार्ड्स आर प्रोमिस्ड द इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस रिमेन रियल, ये बात सही है कि हालांकि इन्होंने एश्योरेंस दिया लेकिन फिर भी चैलेंजेस तो होंगे, सी आंसर। थर्ड, मूव द नीडल।
मूव द नीडल, द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंप्लेंट नहीं, द ट्रांजिशन फ्रॉम merely recognizing discrimination to creating actionable redressal system, हाँ हो सकता है, द शिफ्ट इन पब्लिक ओपिनियन रिगार्डिंग मंडल नहीं, द गवर्नमेंट डिसीजन टू डी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन नहीं, द इंक्लूजन ऑफ अपर कास्ट कंसर्न नहीं। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि मूव द नीडल का मतलब कुछ ऐसा इन्होंने इम्पैक्ट डाला जो नोटिसेबल था। ठीक है, जो नोटिसेबल था, जो मीनिंगफुल था। बी आंसर, बहुत बढ़िया। आप देखो बिना पैसेज पढ़े आप लोग आंसर दे रहे हो यार, सबका आंसर लगभग सही आ रहा है। बेस्ट समराइज बताओ मेन आर्गुमेंट ऑफ द पैसेज। हाँ। हाँ, क्या बात है। देखो, बेस्ट समराइज मेन आर्गुमेंट, मेरा आर्गुमेंट को समराइज करते हैं, आ जाओ देखते हैं। द यूजीसी रेगुलेशन आर अ फ्लोट अटेम्प्ट टू फिक्स अ नोन एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम। कहा जा रहा है जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, उसको ये लोग सही करने के लिए बनाए। नहीं यार, एग्जिस्ट कर रही है ना प्रॉब्लम, हम ये नहीं कह सकते ना प्रॉब्लम है ही नहीं। द बैकलेस अगेंस्ट द रेगुलेशन इज एंटायरली बेसलेस। क्या बैकलेस बेसलेस है? नहीं, वो सही कह रहे हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। द राइज इन डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट्स प्रूव दैट 2012 regulations were a failure and therefore the 2026 regulations must be implemented without any change or critics। नहीं, बहुत सारे changes और critics हैं। The primary goal of 2026 regulation is to punish upper caste। क्या इनका प्राइमरी गोल यही है कि अपर कास्ट को पनिश करना? नहीं। While the new regulation have sparked valid concern, भाई न्यू रेगुलेशन ने वैलिड कंसर्न को स्पार्क तो करा है, बट इम्प्लीमेंटेशन एंड पोटेंशियल मिसयूज हो सकता है। देयर आर एसेंशियल स्टेप टू एड्रेस परसिस्टेंट ऑफन कोवर्ट कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी इन हायर एजुकेशन। ई आंसर आ गया, कोई गलत नहीं कर सकता। लास्ट क्वेश्चन। अब आप बताइए कि ऑथर ने क्या बताया, क्या दिक्कत हो सकती है। तो ऑथर ने बताया ना, टाइमलाइन फॉर इंक्वायरीज मे बी इम्प्रैक्टिकल फॉर इंस्टीट्यूशन लैकिंग एडिक्वेट रिसोर्सेज। अंडर रिसोर्सेज, लैकिंग एडिक्वेट रिसोर्सेज, एक ही बात है। डी इसका करेक्ट आंसर आ गया। दैट्स इट दोस्तों, तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मतलब आज जो स्ट्रक्चर्स थे वो बहुत अच्छे थे। आप एक बार और चाहें तो देख सकते हैं क्लास को, स्ट्रक्चर को मैंने कैसे ब्रेक करा, कैसे रीड करा। एक बार सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है? और 8 बजे मिलिएगा टेलीग्राम पे क्विज़ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्विज़ आज होने वाला है, ठीक है? और प्लीज़ आपका एक कमेंट, आपको कैसा लगा? क्या आपको प्रोग्रेस हो रही है? अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको कैसा लग रहा है? आप बस कुछ दिन रुकिएगा, है ना? आप लोग पढ़ते जाएँगे, आपको समझ में आता रहेगा। ऐसा नहीं है एक क्लास देखी, अरे यार ये थोड़ा ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं। एक क्लास में कुछ नहीं होता। अब जैसे मान लो कोई स्टूडेंट आ जाए, आज हो सकता है मैंने अलग तरीके से आरसी लिया है ना? क्योंकि जो मुझे रेगुलर देख रहा है उसको तो पता है। हो सकता है ना आज मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करा हो, ये भी तो हो सकता है, और आप उसी दिन आ गए एक्सपेरिमेंट वाले दिन। तो आप कुछ दिन देखिए क्लास को, समझिए, ठीक है? चलिए, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ ऑनगोइंग ऑफर्स क्या चल रहे हैं। सबसे पहले बता देता हूँ, लर्निंग नीति की न्यू वेबसाइट और न्यू मॉक टेस्ट लॉन्च हुए हैं। आप लोग को पोस्टर दिख रहा है, आप इस पोस्टर में जो क्यूआर कोड है इसको स्कैन करके लर्निंग नीति का मॉक टेस्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। अभी ऑफर में ही चल रहा है कि 299 में आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। आपको कोड विजय यूज करना है। कोड विजय यूज करते ही आप लोग को कंप्लीट मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए मिल जाएगा 299। कुछ भी पूछना है, कुछ डाउट है, तो आपको नीचे नंबर दे रखा है, आप उस नंबर पे पूछ सकते हैं।
प्ले स्टोर से आप लोग ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लर्निंग नीति मॉक टेस्ट, सीधा आप लोग सर्च करके। और जो न्यू वेबसाइट है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है, देखो www.learningniti.com। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैं देख लेता हूँ ये ऑफर लाइव है या नहीं है। सीधा वेबसाइट पे चलते हैं, एक बार वेबसाइट पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ लर्निंग नीति। देखिए जी, अभी कूपन कोड चेंज हो गया है, कूपन कोड विजय हो गया है। मैं एक बार बता देता हूँ, सिलेक्शन का उत्सव, विजयोत्सव। ओके, तो सेलिब्रेटिंग ग्रैंड सक्सेस ऑफ आवर स्टूडेंट, तो एक ऑफर अभी आपके लिए चल रहा है जिसमें आपके सामने सभी सब्जेक्ट के प्राइजेस लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, क्रॉसवर्ड, जनरल अवेयरनेस, एलीट और एनुअल मॉक टेस्ट सीरीज, वो मैंने आपको बता दिया। तो एलीट अगर आप लेना चाहें तो 1999 में है, इंग्लिश लेना चाहे तो 699 में है। बाकी प्राइजेस आप लोग देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप 8929496130 पे कॉल करके पूछ सकते हैं, और आप यहाँ से कोर्सेज में जा करके बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये था। और चलो एक बार मैं आप लोगों को वो भी दिखाई देता हूँ, मॉक टेस्ट वाली वेबसाइट आ जाओ। लर्निंग नीति .in है ये मॉक टेस्ट वाली वेबसाइट है। आप यहाँ से जाके टेस्ट सीरीज पे जाएंगे, यहाँ से जाके बाय नाउ पे जाएंगे, यहाँ पे आप कूपन कोड लगाएंगे, व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो आपको डिटेल दिख जाएगी, और यहाँ से जाके आप सब्सक्राइब नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे पेमेंट वाले पेज पर। ठीक है, चलिए, तो और यहाँ से आप लॉगिन रजिस्टर कर लेना, दैट्स इट। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 8 बजे मिलते हैं वो कैब के क्यूज के साथ।